एवरीवन टू विवे एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस के। सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि अगर मैं एक साल का प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ तो मैंने लास्ट ईयर के प्रॉफिट में कितना एडिशन किया है उसमें, मतलब बेसिकली मेरा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है ईयर बाय ईयर, मेरा बिजनेस कितना इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो ये एक हम लोग का कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें हम लोग बेसिकली अपने प्रॉफिट्स को जज करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इसका हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है डिटेल में। जब भी आप इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखे तो आप ये वाला फॉर्मूला अच्छे से अगर समझा कराएंगे तो फॉर दैट यू आर गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। तो सबसे पहला है इसका फॉर्मूला EVA इज इक्वल्स टू नोपैड। नोपैड का मतलब क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम लोग बिजनेस में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम लोग बिजनेस में जिस प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, बिजनेस के जो ऑपरेटिंग हमारे काम रहते हैं उसमें से हमारा जो प्रॉफिट रहता है। सी बेसिकली बिजनेस में हम लोग के दो तरीके के काम रहते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है मेरी। फॉर एग्जांपल अगर मेरा शूज़ का बिजनेस है तो शूज़ को मैन्युफैक्चर करना, शूज़ को प्रॉपर फिनिशिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसको सेल करना, ये मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीदने में कर रही हूँ, या मैंने अपने प्रॉफिट में से एक बिल्डिंग खरीद कर रखी है जो मैं रेंट पर चला रही हूँ, तो ये जो मेरी इनकम्स है ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं है। मतलब बेसिकली मेरा जो मेन काम है उससे मैं जो अर्न कर रही हूँ दैट इज माई ऑपरेटिंग इनकम। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर मेरी ऑपरेटिंग इनकम लेनी है आफ्टर पेइंग टैक्स। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स। तो इन दोनों का अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा नोपैड। और नोपैड को मुझे जो है माइनस करना है मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड से। नोपैड बेसिकली प्रॉफिट में से मैं अपना कैपिटल अगर हटा दूँ तो मेरे को मेरा रियल प्रॉफिट मिल जाएगा, और रियल प्रॉफिट इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो प्रॉफिट में से भी अब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जैसे अगर आपने शेयर्स इशू करें तो डिविडेंड, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो फिर आपका आ जाएगा वहाँ पर इंटरेस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? आपने जहाँ से भी कैपिटल बोरो करा है उन होल्डर्स को आपको जो भी कैश पैसा देना है, बिकॉज यू हैव इशूड कैपिटल, बिकॉज यू हैव बोरोड कैपिटल फ्रॉम देम। इट कैन बी फ्रॉम ओनर्स फंड, इट कैन बी फ्रॉम बोरोड फंड। जो कि फिक्स रहते हैं बेसिकली वो तो अपना बोरोड फंड ही रहते हैं, क्योंकि बोरोड फंड पर हम लोग को इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। तो वो सारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपको यहाँ से माइनस करना है। फिर जो आपके पास प्रॉपर बचेगा दैट इज एक्जैक्टली वैल्यू एडिशन जो आपके बिजनेस ने अर्न किया। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रही हूँ, अपना जो प्रॉफिट बच रहा है प्रॉफिट में से मैं टैक्स भी माइनस कर दे रही हूँ, प्रॉफिट में से मैं अपना जो कैपिटल लगा है वो भी माइनस कर दे रही हूँ, उसको भी फिर मैं उसमें से और क्या निकाल रही हूँ इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। बेसिकली कोई भी बिजनेस प्रॉपर अपने फाइनेंस को मैनेज क्यों करता है? क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। जो किसी भी बिजनेस के जो रियल ओनर्स होते हैं वो होते हैं उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर मेरे बिजनेस के इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती जा रही है मतलब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैं आपको इसका इनडायरेक्ट समझाती हूँ कि क्या चैनल है इसका। मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस ओन करती हूँ, ठीक है, मेरे कंपनी में बहुत अच्छे शेयर्स चल रहे हैं, मतलब बाहर मार्केट में मेरे शेयर्स बिक रहे हैं, मैं एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी हूँ। और अगर मैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ तो मेरा अगर मैं अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे मेरे जो है लॉसेस कम होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे, मेरा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है कॉस्ट कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बेसिकली दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग टू इंक्रीज माई प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट जब इंक्रीज होगा तो ये न्यूज़ मेरी जाएगी मार्केट में, क्योंकि मुझे बीइंग अ पब्लिक कंपनी मुझे अपने एवरी क्वार्टर अपने एनुअल अपने जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स वो मुझे रिवील करने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो मेरी रेपुटेशन मार्केट में हो जाएगी उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो मेरी अच्छी हो जाएगी, और रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तो बेसिकली आपका शेयर प्राइस भी वहाँ से इंक्रीज होगा, और वहाँ से जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उनकी वेल्थ बढ़ेगी। देखो शेयर होल्डर्स की वेल्थ डिविडेंड से नहीं बढ़ती। डिविडेंड आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है, वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट मिलता है आपको। कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी का शेयर होल्डर इसीलिए बनता है क्योंकि आप उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाओ। तो बेसिकली वेल्थ कैसे बढ़ेगी किसी भी शेयर होल्डर की? जब आपके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। मार्केट वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आप अपना फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करोगे। फाइनेंसेस को मैनेज अच्छे से करोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो बेसिकली सारे डॉट्स जो है वो कनेक्टेड है आपस में, और लास्ट रिजल्ट मेरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर मैं ये अचीव कर पा रही हूँ मतलब मेरी बाकी की चीज़ें जो है वो सेटल्ड है, ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये मेरा एकदम लास्ट रहता है। अगर ये मैंने अचीव कर लिया तो इसके साथ साथ मेरी बाकी जो चीज़ें रहती हैं जैसे प्रॉफिट हो गया, मेरा प्रोडक्ट हो गया, गुडविल हो गया, तो ये छोटे छोटे टारगेट्स मेरे ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं अगर मैं अपना ये बड़ा टारगेट अचीव कर लेती हूँ। सो बेसिकली दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एनी कंपनी, दैट इज टू इंक्रीज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।